जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो साथियों, आज 11 अप्रैल है और आदिवासी, दलित, पिछड़े एवं महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की आज जयंती है। तो उनकी जयंती पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और तहे दिल से महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको हार्दिक नमन करते हैं। तो साथियों, आज एक ऐसी खबर मैं आपको बताऊंगी जो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और खुशी की खबर है। तो साथियों, आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। तो साथियों, हम बताएं आपको, आज 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती के दिन महात्मा फूले जी की फिल्म रिलीज होने वाली है, फूले। और यह सभी सिनेमाघरों में लगाई जाएगी और ख़ास तौर पर मराठी जो है, महाराष्ट्र के मराठी सिनेमाघर, उनमें यह फिल्म लगाई जाएगी। तो साथियों, इस फिल्म को पूरा बहुजन समाज को देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, इसमें जो उस समय की जो कुरीतियाँ हैं उनको दर्शाया गया है और महात्मा फूले जी की जीवनी के बारे में उसमें दर्शाया गया है। तो बहुजन समाज को फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि जो अगर उसमें कोई कमी है तो आप बहुजन समाज हमारा जागरूक हो चुका है, अपने महापुरुषों के बारे में जानता है। अगर इस फिल्म में भी कोई गलत चीज़ दिखाई गई है या दर्शाई गई है तो उसका विरोध भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने महापुरुषों की किताबों को पढ़ कर उनकी जीवनी के बारे में हमको पता है। तो साथियों, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो फिल्म में क्या क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर आज हम उनकी जीवनी के बारे में भी आपको बताएंगे। लेखक मुअज्जम बेग ने कहा, यह फिल्म उस दौर की कुरीतियां भी दिखाएगी। विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा की सफलता के बाद अब एक और मराठा हस्ती की कहानी बड़े पर्दे पर आने वाली है। इस बार फिल्म में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी के जीवन को दर्शाया जाएगा। फिल्म में ज्योतिबा राव फूले जी का किरदार प्रतीक गांधी निभा रहे हैं, जबकि पत्रलेखा सावित्रीबाई फूले की भूमिका में दिखाई देंगी। इस समय फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार अनंत महादेवन ने किया और इसके लेखक मुअज्जम बेग हैं। स्कैम 1992 के दौरान प्रतीक को ऑफर हुई थी यह फिल्म फूले। प्रतीक और पत्रलेखा मुख्य भूमिकाओं में लेने का निर्णय पहले से ही हो चुका था और वकील मुअज्जम प्रतीक को यह फिल्म स्कैम 1992 के दौरान ही ऑफर की गई थी। फिल्म की तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन महामारी के कारण इसमें बहुत देरी हुई। इसके अतिरिक्त प्रतीक के दूसरे कमिटमेंट्स के कारण भी फिल्म के निर्माण में अधिक समय लगा। ज्योतिबा फूले की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। मुअज्जम बेग के अनुसार ज्योतिबा फूले की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। 18वीं सदी में उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही समाज उत्थान के लिए जो कार्य किए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस समय जब समाज के उच्च वर्ग का वर्चस्व था, ज्योतिबा फूले निम्न जाति से आते थे। लड़कियों की शिक्षा की कल्पना उस दौर में असंभव मानी जाती थी, लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने तमाम चुनौतियों के बावजूद इसको संभव बनाया। मुअज्जम के अनुसार ऐसी फिल्मों की अपनी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष समय काल को दर्शाया होता है। फिल्म में उस समय की छुआछूत की समस्या को भी दर्शाया गया है। ज्योतिबा फूले के योगदान ने पूरे समाज का भला हुआ है, इसलिए यह फिल्म उत्तर भारत के दर्शकों को भी पसंद आएगी। साथ ही उस समय के कपड़ों को बनाने के लिए विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। सैकड़ों पगड़ियाँ और उस समय की साड़ियाँ तैयार की गईं। इसे पैन इंडिया दर्शकों के समझने के लिहाज से संवादों में मराठी लफ्ज़ों में हल्का रखा गया है। भारतीय समाज में सभी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तनों के वे अग्रदूत थे। उनका चिंतन मौलिक था। उनके सभी कार्य मानव
को दास्ता एवं कमियों से मुक्ति दिलाने की ओर ले जाने वाले हैं। उनसे पहले और उनके बाद जितने भी समाज सुधारक हुए वे सामाजिक कुरीतियों में मात्र सुधार करने वाले थे, जबकि फूले उन सभी बुराइयों के कारणों को जड़ मूल से हटा देने वाले क्रांतिधर्मी थे। इस मामले में वे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महादेव गोविंद रानाडे, लोकमान्य तिलक और यहाँ तक कि महात्मा जी से भी अधिक क्रांतिकारी चिंतक और अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित करने वाले पुरुष थे। महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पूना जिले के पुरंदर तालुका के खनवड़ी ग्राम में माली जाति में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंदराव फूले था। उन्हें लोग प्यार और आदर के साथ तात्या साहब या ज्योतिबा कहते थे। उनका परिवार माली जाति की गोरे खाप के रूप में जाना जाता था। उनके दादा शेतिबा ने जब पूना में फूले को धंधा शुरू किया तभी से लोग उन्हें फूले यानी फूल वाला कहकर याद करने लगे। बाद में उनका यह संबोधन ही उनके परिवार की पहचान बन गया। इस नाम के प्रचलन में आने के बाद गोरे शब्द तो पूरी तरह से छिप गया, इसलिए ज्योतिबाराव भी गोरे ना कहलाए। ज्योतिबाराव के बचपन के दिनों में शिक्षा पाने और देने का काम केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित था, उनमें भी केवल पुरुषों के लिए ही। उस समय उनके घरों की लड़कियों के लिए शिक्षित होना या साक्षर होना भारी बात माना जाता था। व्यापार धंधे में लगे वैश्यों के बालकों को साधारण भाषा ज्ञान तथा हिसाब किताब लिखने की शिक्षा पाने की ही काफ़ी माने जाता था। यही बात क्षत्रियों पर लागू थी। इन दोनों ही वर्णों के लोगों के लिए जो शिक्षा दी जाती थी वह अपनी मातृभाषा की प्रारंभिक शिक्षा तक ही सीमित थी। संस्कृत भाषा का शिक्षा तथा उच्च ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अधिकार ब्राह्मणों को ही मिला हुआ था। वह ही पढ़कर राज्य सेवाओं में जा सकते थे। जब ज्योति ने अपने आसपास के कुछ मुसलमानों और ईसाई बालकों को पढ़ते हुए देखा तो उन्होंने भी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। यह ध्यान रहे कि ज्योतिबा के बाल्यकाल के दिनों तक अंग्रेज तथा अन्य यूरोपीय जातियों के ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एक छोटी जाति की बस्तियों में अपने मिशन स्कूल स्थापित कर उनमें शिक्षा प्रचार का कार्य शुरू कर दिया था। इसी बीच उन्हें दो ऐसे सहयोगी मिले जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। इनमें एक थे गफ्फार बेग मुंशी और दूसरे थे मी लेजिट ईसाई। पहले उर्दू फारसी के शिक्षक थे और दूसरे सरकारी अधिकारी तथा ईसाई मिशनरी। ज्योति को एक पुस्तक में सबसे अधिक प्रभावित किया। यह पुस्तक थी थॉमस पेन लिखित राइट ऑफ मैन। इस पुस्तक को पढ़कर उनके मन में वंचितों, शोषितों, दलितों, स्त्रियों के लिए कुछ करने की तीव्र लालसा एक पक्के निश्चय के साथ बैठ गई। ज्योति ने अपने साथियों के साथ यह तय किया कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध जनशक्ति इकट्ठा करेंगे जो इस देश से उनकी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंक देगी और अपनी मातृभूमि की विदेशी दास्ता से मुक्त कराकर ही दम लेंगी। इसके लिए उन्होंने अपने संगठन की योजना भी बनाई, पर वह कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाई। इसी बीच उनके मन की दिशा बदलने वाला एक कारण बन गया, जिसने उनकी आज़ादी की परिभाषा ही बदल दी। उन्हें आज़ादी के बीच फर्क करने को मजबूर होना पड़ा। एक आज़ादी थी देश को राजनीतिक रूप से आज़ाद कराना तथा अंग्रेजों की दास्ता से भारत माता को मुक्ति दिलाना। दूसरी आज़ादी थी समाज के शोषितों, पीड़ितों और अशिक्षित दलितों को उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक गुलामी से मुक्त कराना। यह दूसरे प्रकार की आज़ादी पाने की चेतना उनमें एक भयंकर घटना के भारी चिंतन मनन के बाद उनके मन में जागी। ब्राह्मण पुत्र के विवाह की बारात में निकाले जाने पर ज्योति के मन में जिस
विद्रोह और प्रतिकार की भावना ने अपना गहरा असर पैदा किया, उसी के लंबे मनन, विचार, मंथन, चिंतन ने एक नई ज्योति को जन्म दिया। फूले सही अर्थों में हमारे देश में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। समाज को समता एवं सामाजिक न्याय के दर्शन के रूप में विचार और कर्म का अद्भुत समन्वय कर उन्होंने एक साथ बहुत से क्षेत्रों में परिवर्तन का सिलसिला शुरू कर दिया। छुआछूत के विरुद्ध पहले उन्होंने कार्य शुरू किया। महात्मा फूले ने इस वर्ण व्यवस्था की भेदभावपूर्ण सोच और समझ तथा व्यवहार के हजारों साल से चले आने वाले फौलादी किले पर ही अपने विचारों और क्रमों को ब्रह्मास्त्र के तीखे प्रहार किए। उन्होंने मेहनत करने वाले महत्वाकांक्षी और जिसे आज का पूरा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आता है, उन्हें बताया कि तुम अपने दिमाग को वर्ण व्यवस्था की सोच से मुक्त करो। जब तक तुम अपने आप को इस व्यवस्था के मिथ्यावादी, पाखंडपूर्ण अंधविश्वासों से मुक्त नहीं कर पाओगे, तब तक तुम अपना उद्धार नहीं कर पाओगे। उन्होंने अपने लेखों, रचनाओं तथा अपने द्वारा चलाए गए संगठनों आदि के द्वारा इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि उसके विरुद्ध ऐसी जंग छेड़ दी जो आज तक जारी है। शोषित पीड़ित जनमानस को मात्र यह बताना कि काफ़ी नहीं है कि वे पाखंडियों द्वारा परंपरा से छले गए, प्रत्युत उनको यह प्रेरणा भी देना है कि वे साहस और शक्ति बटोर कर उनकी पाखंडपूर्ण नीतियों का निर्माण भावपूर्ण से मूलच्छेद भी करें।